Hello, beta. Welcome to Dakshina E-Classroom. So, how are you? I really hope that you people are doing well, studying hard और तुमने तो मतलब कहर मचा रखा है कि खूब बढ़िया से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करते जा रहे हो, खूब पढ़ रहे हो और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जितना आपका ये सारा का सारा पैरेलल चल रहा है, मेरे मुंह पे ना एनिमल किंगडम बैठ के है, मुझे मालूम नहीं क्यों। अभी के लिए तो या तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, मैं जब भी प्लांट किंगडम भी पढ़ाऊंगा तो मैं इतनी बार मैंने पढ़ाया, वीडियोस रिकॉर्ड किया और मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम निकलते जा रहा है। आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चे हो, इंटरेस्टिंग। आप चलो जो भी है, आज अपने को करना क्या है यार, अपने को बेटा पढ़ना है एक नया इंटरेस्टिंग पोर्शन, वो वाली चीज़ें, वो वाली बातें जो आपको आप बनाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? क्यों आप जैसे हैं, आप क्यों हैं बेटा? आपकी बॉडी, आपका नाक ऐसा क्यों है, आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं, आपका फेस कट, आपके बाल किस तरीके से है, क्यों है? Why are you the way you are you? Right, that's my question. फिर बोलोगे सर हम ऐसे हैं क्योंकि हमारे मॉम डैड ऐसे थे। तो आपके मॉम डैड ने जब आपको बनाया, जब आप पैदा हुए, जब आपकी संरचना हुई, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपके मॉम डैड की बॉडी से आपके अंदर आया? वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है बेटा? यही सब आज हम बातें करने वाले हैं। ये ना एक बात बेटा, एक कंसेप्ट बेसिक बनता है कि जो ये अपने पास बेटा, ये जो सेल है और जो सेल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, जो न्यूक्लियस है, ये अंदर अपने को न्यूक्लियस दिखाई दिया, ये वाला पोर्शन बेटा जी न्यूक्लियस है, राइट। अब ये न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होती है सेल के बिहेव करने की, कि सेल कैसे काम करेगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। ये वाली बात समझ पाए? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। डन? क्लियर हुई मेरी बात? तो ध्यान से सुनो, ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप एक एसिडिक सब्सटेंस है। क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को अगर मैं केमिकली देखूं, कैसे देखूं? केमिकली इसकी अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो केमिकली कॉम्पोजिशन में ये क्या है? इसको बोला जाता है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसका बना हुआ है? ये न्यूक्लिक एसिड। और बेटा न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा? दो टाइप का। एक अपने पास डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम बोल देख रहे हो, न्यूक्लिक एसिड क्यों लगा ये। और दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये अपने को क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड दो अपन वर्ड समझ रहे हैं, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये सब अपने पास कहाँ पड़े हैं? ये यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो ये डीएनए आरएनए है, ये डीएनए आरएनए है जिसको आज अपने को पढ़ना है। और कमाल की बात बेटा क्या है? ये डीएनए और आरएनए वो इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ क्यों ऐसी है, आपके स्किन का कलर ऐसा क्यों है, आपकी बियर्ड इस तरीके से क्यों आती है, आपकी आंखें स्ट्रांग है, वीक है, आपको चश्मा लगा तो क्यों लगा है, बाल इस तरीके से क्यों है, आपके कान इस तरीके से क्यों है, आपका नाक इस तरीके से क्यों है, आप चलते इस तरीके से क्यों हो, आपकी मेटाबॉलिज्म इस तरीके से क्यों है, क्यों आप ज़्यादा पतले या क्यों आप ज़्यादा मोटे हैं या क्यों एकदम नॉर्मल आपकी बॉडी है। नॉर्मल तो सब कुछ नॉर्मल होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप समझ रहे हैं ना? तो ये सब फीचर्स हमारे क्यों हैं? इनफैक्ट हम एक तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न से हमारी सोच क्यों है, ये सब भी बेटा हमारे डीएनए से इफेक्ट होती है। ये डीएनए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डीएनए में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। हमें सेल डिवीजन पढ़ लिया, हमने सेल डिवीजन पढ़ा तो हमें पता लगा कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए कम्स फ्रॉम द फादर एंड कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए कम्स फ्रॉम द मदर, इजंट इट? आपके पास जितना भी आपके बॉडी में हर सेल में जितना डीएनए है ना, आधा डीएनए पापा से आया, आधा डीएनए मम्मा से आया, यही तो हुआ है। तो डीएनए इस तरीके से आया है, तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन फादर से आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन मदर से आई है, राइट बेटा? तो फादर और मदर की इंफॉर्मेशन कंबाइन करके आपके दिखाना, तो आपकी बॉडी के कुछ फीचर्स आपके मॉम डैड से दोनों से मिलते हैं ना, कुछ फीचर्स मतलब कहना चाहिए कुछ फीचर्स पापा से मिलते हैं, कुछ फीचर्स मम्मा से मिलते हैं। अब देखो मदर को अपने फीचर्स कहाँ से मिले? नाना और नानी से, राइट? तो मदर के जो फीचर्स हैं वो नाना नानी से मिलते होंगे। ऑल्सो नाना नानी ने जो फीचर्स मदर को दिए उससे सिमिलर फीचर्स अपने मामा को दिए, मासी को दिए, राइट? चाचा को मिले, बुआ को मिले। तो इन सब के अंदर आपके पूरे के पूरे रिश्तेदार जितने हैं, सबका डीएनए बहुत ही क्लोजली मैच्ड है, इजंट इट? राइट? आपका डीएनए सबसे ज्यादा किससे मैच करता है? अपने मॉम डैड से। डन बेटा? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड। अब अपने को इस डीएनए की और इस आरएनए की आज की क्लास में, आज के लेक्चर में स्टडी करना बेटा। और डीएनए और आरएनए को जब स्टडी करते हैं ना, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म बोलो, डी
ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। इनफैक्ट अपन बोलते हैं डी, अरे इसको लिखते हैं ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एन ए लिखते हैं। तो ये डी ऑक्सी राइबो कहाँ से आया, यहाँ से। ये वाला राइबोज आपको याद है, राइबोज में यहाँ से हमने क्या उड़ा दिया था, ओ हटा दिया था, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एच लगा था, याद नहीं आया। अब बेटा अपने को, अगर अपने को याद नहीं आया वो तो मैं आपको नोट्स में बता दूंगा, बट अगर बेटा अपने को याद नहीं आया ना, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, आप पढ़ नहीं रहे अच्छे से अगर आपको याद नहीं आया, एंड दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग बेटा। मेरा ना मूड खराब हो जाता है। इनफैक्ट जब मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो मुझे मालूम लगता है कि जिस दिन वीडियो अपलोड होती है उसमें से बहुत कम लोग देखते हैं। शायद जो आपको बेटा आपका शेड्यूल चल रहा है ना, जो आप खुद ब खुद अपने साथ चला रहे हो, आपको एग्जैक्टली जो वीडियो जिस दिन लो अपलोड हो, आपको उसी दिन वो वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, बट आप एग्जैक्टली वैसे नहीं चल पा रहे, आपका पीछे चल रहा है, इजंट इट। और बेटा अगर आपका पीछे चल रहा है ना, एक बात रिकमेंड करूँगा, एक बात बताऊँगा, हमें बहुत बड़ा काम करना है, कोई छोटा मोटा काम नहीं करना है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। अगर बहुत बड़ा काम करना है ना बेटा, फिर पढ़ाई तो मन लगा के करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे ऐसे करते करते बेटा MBBS निकलता होता ना, तो इंडिया में जितने बच्चे बैठे थे ना, सबका निकल जाता। 16 लाख, 15 लाख, अगले साल 20 लाख बच्चे देंगे तुम्हारे साथ पेपर, 20 लाख चिल्ड्रन। एंड जब इतने सारे बच्चे पेपर देंगे ना साथ में, तो सब बच्चों को MBBS की सीट से मिलेगी, नहीं मिलेगी। मालूम क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं जैसा शायद तुम कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से मेरे जितने बहुत कुछ ऐसे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, जो मन लगा के मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बच्चों बेटा आप सबको शाबाश। जो मन लगा के मेहनत कर रहे हैं ना, मैं सबको बेटा अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, आपको शाबाश देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। बट जो मेरे बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं ना बेटा, मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, बड़े बड़े काम होते हैं ना बेटा, वो अगर कम मेहनत से हो जाते होते ना, तो सबको मिल जाता बेटा। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मेहनत तो बाबा करनी ही पड़ेगी, तो करो मेहनत, समझो। अपन देख रहे हैं यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर्स न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड को समझना है तो अपने को उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड बेटा हमें +1 यहाँ पे और +2 हमें जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो जब +2 की जेनेटिक्स बेटा आप शुरू करोगे, तो वो समझने के लिए मुझे ये भी तो समझना है। इसीलिए यहाँ पे बना हुआ कंसेप्ट हमें +2 में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सेल डिवीजन का कंसेप्ट, जिसमें मियोसिस माइटोसिस, इस वाले चैप्टर का कंसेप्ट, और ये दोनों कंसेप्ट अगर अपने कंसोलिडेटेड है, तो हमें +2 के चैप्टर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ये दोनों चैप्टर्स एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाते हैं। तो अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ से अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जब आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाया हुआ नाइट्रोजन बेसिस, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ न्यूक्लियोसाइड्स, यहाँ दिखाया हुआ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये, इनकी डिटेल्स क्या है, ये अपन देखते हैं। आइए अपने नोट्स में। नोट्स में क्या है बेटा, अपने को रियलाइजेशन होना चाहिए। चलो एक बार समझाता हूँ कि जब एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला, रिटेंटेड जो ऊपर मिला था ना हमें पोटली में, उस रिटेंटेड के अंदर अपने पास एक स्ट्रक्चर मिला जिसको न्यूक्लिक एसिड्स कहते थे। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं बेटा, वो क्या है, एक पॉलीमर। क्या है, पॉलीमर। मैं बोल रहा हूँ कि जो ये अपने पास वर्ड में यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर DNA और RNA दोनों आते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड बेटा केमिकली क्या है, पॉलीमर्स हैं, राइट। ओके बेटा, और ये पॉलीमर्स हैं, तो बेटा ये किसी मोनोमर के बने होंगे। तो जो इनका मोनोमर है ना बेटा, मोनोमर इनका, वो मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब साइंटिस्ट ने जब न्यूक्लियोटाइड को देखा, तो साइंटिस्ट को मजा नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियोटाइड और भी एक दो छोटी चीज का बना है। एक बना है फॉस्फोरिक एसिड, इसका प्लस न्यूक्लियोसाइड। फिर साइंटिस्ट न्यूक्लियोसाइड तक पहुंचे, फिर कहते हैं हमें अभी भी नहीं मजा आया। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड है ये और दो चीजों का बना हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा क्या है, शुगर। इन दोनों चीज का बना है। तो आप पैटर्न देख रहे हो, यानी फाइनली न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड का बना था, इस न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए मुझे फाइनली नाइट्रोजनस बेस को समझना है और शुगर को समझना है। और बेटा शुगर भी अपने पास 2 टाइप्स की थी। अगर मैं बोलूँ शुगर के भी 2 टाइप्स थे, एक अपने पास राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। कहानी समझ पा रहे हो। तो यहाँ का लेक्चर सबसे पहले मुझे न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स को समझना है,
समझ पा रहे हो? न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स को समझना है, नाइट्रोजस पूरे के पूरे इन इसके अंदर शुगर्स को समझना है और नाइट्रोजनस बेसिस को समझना है। ये सारी की सारी अपने को कहानी यहाँ पे स्टडी करनी है। तो क्या कहती है हमें हमारी ये कहानी यहाँ पर, आइए देखते हैं। इस कहानी में बेटा अगर आप न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड आपके पास एक पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कुछ भी हो सकती थी, इससे बन सकता है। इसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। शुगर के नाम पे देखो बेटा, ये आपको यहाँ पे जो शुगर दिखाई दे रही है राइबोज डीऑक्सीराइबोज, इस वाले कार्बन पे मैंने उल्टा मतलब थोड़ा सा शायद मैंने गलत बता दिया था, बट यहाँ पे जरा देखो, इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ पे आपके पास HOH, अगर राइबोज होगा तो यहाँ पे OH लगा होगा, अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो यहाँ पे H लगेगा। दैट मीन्स अगर मैं ये स्ट्रक्चर H यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे अगर मैं OH लिख देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा राइबोज। क्या अपने को बात समझ आई? ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर हुए? डन, आगे बढ़ते हैं। हमने पेंटोज शुगर, तो बेटा ये शुगर्स हमने इनका स्ट्रक्चर्स राइबोज डीऑक्सीराइबोज का कार्बोहाइड्रेट्स में देख लिया था ना। तो अब अपने को मेरे को क्या देखना है? मुझे देखना है नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस नाम की चिड़िया है क्या? ये क्या है नाइट्रोजनस बेस? ये नाइट्रोजनस बेस बेटा एक ऐसा कंपाउंड है, इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो ना, यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है? देखो इधर ये नाइट्रोजनस बेस दे रखा है, यहाँ पे क्या आपको इस तरीके से ये ऐसे दिखाई दे रही है क्लोज्ड साइकिल्स, ये क्लोज्ड साइकिल्स दिखाई दे रही है विद डबल बॉन्ड्स इस तरीके से। ये ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और नाइट्रोजनस बेस बेटा 2 टाइप का होता है, एक प्यूरिन और दूसरा पाइरिमिडीन। ये नाइट्रोजनस बेस हैं 2 टाइप्स के, पहला एक प्यूरिन्स, दूसरा पाइरिमिडीन्स, राइट। और ये आपके पास बने हुए स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 का तो स्ट्रक्चर यहाँ एनसीईआरटी ने दे दिया। एनसीईआरटी ने एडेनिन का और यूरेसिल का एग्जांपल दे दिया है, एक प्यूरिन का एग्जांपल दे दिया, एक पिरिमिडीन का विद स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन और आपका बाकी नाइट्रोजनस बेसिस बन जाते हैं। प्यूरिन्स में बेटा आपके पास आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, याद रखना नाम एडेनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन्स के नाम है, राइट। पक्का क्लियर हो रहा है? इसको याद कर लेना, गप्पू, गप्पे मारने वाला गप्पू, गुआनिन एडेनिन प्यूरिन, राइट। और बाकी अपने पास बनता है पाइरिमिडीन्स। क्या बनता है? पाइरिमिडीन्स। और पाइरिमिडीन्स को याद करते हैं कट। कैसे कट करते हैं? कट। इधर देखो कट कैसे याद किया, साइटोसिन C, यूरेसिल U एंड T फॉर थाइमिन। याद हुआ? पक्का ठीक। अब जरा स्ट्रक्चर देखो, इधर प्यूरिन्स है, पिरिमिडीन्स है। बेटा स्पेलिंग किसकी बड़ी है, प्यूरिन्स की कि पिरिमिडीन्स की? प्यूरिन्स की स्पेलिंग छोटी है ना, स्पेलिंग छोटी है, लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर में कितने मेंबर रिंग होगी? 9 मेंबर रिंग्स। नाम छोटा काम बड़ा, और यहाँ पे ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़ा और काम छोटा। यानी प्यूरिन्स जो है वो 9 मेंबर रिंग है और पिरिमिडीन्स है 6 मेंबर रिंग, राइट। प्यूरिन्स को कैसे याद किया था? गप्पू, नाम बड़ा, गप्पे मारता था, लंबी लंबी गप्पे मारता था ना, लंबी लंबी गप्पे छोड़ता था। बेटा अगर वो लंबी लंबी गप्पे छोड़ेगा तो तब भी लंबी लंबी 9 मेंबर रिंग बनेगी ना। हो गया ना कहानी क्लियर? रिलेट कर पाए? तो देखो यहाँ पे 9 मेंबर रिंग, एडेनिन का बेटा ये स्ट्रक्चर, गुआनिन का बेटा अपने पास ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन पे O लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन पे आपके पास NH2 लगा हुआ है, रफली यहाँ पे आपके पास इस कार्बन पे इधर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन है। ये बेटा इसका रफली स्ट्रक्चर है। और एक बात यहाँ पे जरूरी है जाननी, क्या यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस कहा था ना मैंने इसको, क्या ये पूरे स्ट्रक्चर किसमें? नाइट्रोजनस बेस पे पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन है? बिल्कुल। देखो इधर एक नाइट्रोजन मिल रहा है, क्या अपने को इधर नाइट्रोजन मिल रहा है? यस। क्या अपने को इधर नाइट्रोजन मिल रहा है? यस। क्या अपने को इधर नाइट्रोजन मिल रहा है? तो खूब सारे नाइट्रोजन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन मिल रहा है, मुझे ये बात फोकस करने वाली है। तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 9 एंड पोजीशन नंबर 7, यानी 1, 3, 7, 9 इन पोजीशंस पे नाइट्रोजन मिलता है। और अगर मैं आपको आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित कर सकूं तो मैं आपको बोलूंगा ये 4 पोजीशंस अपने को याद करनी पड़ेंगी। ये 4 ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे अपने को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। कहानी यहाँ तक बेटा क्लियर हुई? तो अब इस पोजीशन में भी इधर ऐसे ही मिलेगा। और जब अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पिरामिडीन का स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये पिरामिडीन
पिरामिडीन के स्ट्रक्चर को देखा तो इस पिरामिडीन के स्ट्रक्चर में 1 और 3 पोजीशन पे देखो, फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन मिल रहा है। यस, तो पिरामिडीन के 6 मेंबर रिंग में अपने को ये रिंग का स्ट्रक्चर पहली बार बनाना था, याद करना था, और ये याद करना था कि इधर चल रहा है 1 3 7 9 और इधर चल रहा है 1 और 3। बस यहाँ पे देखो 1 3 1 3 1 3 1 3 यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे 7 9 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है। सिंपल, क्लियर हो रहा है मेरी बात? पक्का डन? तो अपने को ये वाली बात नाइट्रोजन बेसिस क्लियर। अब अपने को देखना है इनकी कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बनता है। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन इसकी, कॉम्बिनेशन में अपन को क्या देखना है कि नाइट्रोजन बेस शुगर, ये नाइट्रोजन बेसिस तो अपन ने यही तो पढ़े, ये एडिन, ये प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स जितने थे ये सब नाइट्रोजनस बेसिस थे। अब ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजनस बेस इस शुगर के साथ एक कॉम्पोजिशन बनाएगा और कंपोजिशन करके एक मिल के एक रिएक्शन करके जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाएगा वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड। यानी अब अपने का क्या देख रहे हैं, अपने को अब न्यूक्लियोसाइड को पढ़ना है। ऐसा है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मेक्स न्यूक्लियोसाइड, राइट। हमें पता है कि ये जो शुगर है, ये शुगर बेटा 2 टाइप की हो सकती है, या तो राइबोज हो सकती है या डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। ये शुगर ही 2 अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। तो अगर शुगर हुई राइबोज, क्या अगर शुगर हुई राइबोज तो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ, राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइट। और अगर शुगर हुई डीऑक्सी राइबोज तो न्यूक्लियोसाइड हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे आप थोड़ा फोकस कर रहे हो, यहाँ पे वर्ड में साइड पे यहाँ पे जरा आपको दिखा पा रहा हूँ, राइट। आने क्लियर? तो कैसे हुआ देखना जरा। हमने अपना इस तरीके से एक नाइट्रोजनस बेस लिया, इधर एक शुगर लिया, और शुगर का फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो, राइट, उसका OH इस पूरे के पूरे नाइट्रोजन बेस के इस वाले नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट करता है। क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और इसकी मदद से CNC, कैसे देखो CN और C दिख रहे हैं ना यहाँ पे 3 जगह, एक यहाँ पर CN और C, इन तीनों चीज के बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? हमने जब इससे पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था तो COC देखा था, लेकिन जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था आपको, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एक नहीं 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपके पास COC टाइप और दूसरा CNC टाइप। तो यहाँ पर अपने को COC टाइप नहीं है, यहाँ तो CNC टाइप है। इधर ये C, ये N और ये C, ये CNC टाइप। 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, मतलब 3 ऐसे दिख रहा है ना CNC, और इसके बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डन, क्लियर हुआ? यहाँ पे कौन सा कार्बन था शुगर का बेटा, कार्बन नंबर 1, राइट। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे बन गया, ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोसाइड का। अब मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है। जब मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो बेटा मालूम क्या करना पड़ता है, इधर वापस आते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। डन। तो मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक न्यूक्लियोसाइड लेना है प्लस उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने ये इतना पोर्शन लिया जो अभी अभी बनाया था न्यूक्लियोसाइड, प्लस ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th वाला कार्बन है ना, 5th वाले कार्बन पे जो OH था, यहाँ पे देखो 5th वाले कार्बन पे OH दिख रहा है आपको, देखो बेटा यहाँ पे कार्बन, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, और ये 5th कार्बन है। 5th कार्बन के ऊपर यहाँ पर देखो ना, ये 5th कार्बन भी है, तो इस 5th कार्बन के ऊपर अपने को यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है। यस, तो ये OH इस फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ बाइंड कर जाता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है। क्या, एक बॉन्ड बना लेता है। तो OH और एक एसिड बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड कौन सा बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। या फिर मुझे इसको बोलना चाहिए, यहाँ पर सीधी सी बात, एसिड है यहाँ पर एक, और यहाँ पे एक OH ग्रुप था। जब अल्कोहल और एसिड के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो कौन सा बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है ना। कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर? अभी मैं कोई और नाम नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला था ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको भी छोड़ दो, अभी नाम बोलो कौन सा बॉन्ड हो रहा है, एस्टर बॉन्ड। तो मैंने अभी तक 2 बॉन्ड्स देखे, एक बॉन्ड देखा एस्टर बॉन्ड अभी अभी, और दूसरा देखा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट बेटा। तो अब यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस चार्ट के ना नाम ये बड़े क्वेश्चंस में आते हैं।
ये कहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन बेस हैं, इनमें से ये 4 आपके पास ये 5 नाइट्रोजन बेसेस हैं। एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन्स का गप्पू से अपन ने याद किया था और पिरिमिडीन्स को अपन ने कट किया था, राइट। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, राइट बेटा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान से सुना। जब आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए देखते हो तो डीएनए के अंदर कौन कौन सा मिलता है? ये चारों मिलते हैं। डीएनए के अंदर अपने पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों मिलते हैं। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो मिलता है, बट जो थाइमिन होता है उसकी जगह यूरेसिल मिलता है, यानी यूरेसिल हैज रिप्लेस्ड थाइमिन। क्या बोला मैंने? यूरेसिल जो है उसने थाइमिन को रिप्लेस कर लिया है। किस केस में? आरएनए के केस में। ओके, जब एडेनिन के साथ बेटा न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो बनेगा एडिनोसिन, गुआनिन के साथ बनेगा गुआनोसिन, पिरिमिडीन के साथ बनेगा साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरेडीन। एक बात बता दूं बेटा, पेपर में क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको 10 बहुत सारे नाम दे दिए, ये सारे के सारे नाम दे दिए आपको। और जब आपको सारे के सारे नाम दे दिए ना, फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इनमें से कौन सा वाला एक नाइट्रोजन बेस है। इनफैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स का तो नाम पढ़ के पता लग जाता है कि सब में एसिड लगा हुआ है, इलिक 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 इस तरीके से है ना, इलिक 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 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको तो हटा ही दो। कंफ्यूजन पता कैसी होती है? आपको बोलेगा साइटोसिन एंड एडिनोसिन, इन दोनों में से ये देखो साइटोसिन एंड एडिनोसिन, क्या सेम सुनाई दे रहे? साइटोसिन, एडिनोसिन, लेकिन एडिनोसिन वाला न्यूक्लियोसाइड है और ये साइटोसिन वाला नाइट्रोजन बेस है। कंफ्यूजन पता लग रही है? यहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। तो इस कंफ्यूजन को अपन को दूर करना है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें पेपर इस तरीके से फंसा सकता है, तो हम उसके लिए तैयारी फुल करके रखेंगे, राइट बेटा। आगे बढ़ते। अब जब हमें एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर आपने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, पक्का क्लियर हो गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड में जो डीएनए आरएनए में यूज होता है ना बेटा, वहां पे कितने कितने इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड है? एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे जरा नीचे आके देखो, वर्ड लिखा हुआ है हायर न्यूक्लियोटाइड्स। हायर न्यूक्लियोटाइड्स वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें एक जो एस्टर बॉन्ड था ना, मतलब एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने के अलावा एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े होते हैं। देखो, दे हैव मोर देन 1 फॉस्फेट ग्रुप्स। यहाँ पर कैसा है? हमारे पास ये शुगर है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, चाहे पूरा फॉर्मूला लिख दो, पूरा स्ट्रक्चर बना दो या नाम लिख दो, काम चल जाता दोनों से। ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे हमारे पास शुगर, प्लस यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड होने की जगह यहाँ पे 1, 2 और 3 फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये हमारे पास कैसा हुआ? हायर न्यूक्लियोटाइड। पहला पॉइंट समझ आया? ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा। जब बेटा यहाँ पर हम लोग गौर कर रहे हैं तो इधर मैंने जो ये बॉन्ड बनाया है, ये तो सब ब्लू से सीधे सीधे बॉन्ड बनाए। यहाँ पे मैंने डिजाइन डाल दिया रेड कलर से ना, इस तरीके से वेवी सा बॉन्ड बना दिया। ऐसा क्यों? पहली बात मुझे ये बताना चाहिए कि जरा अच्छे से फोकस करके यहाँ पे नाम देखो। आपके पास नाम है कितने फॉस्फेट? 1, 2, 3 फॉस्फेट। तो इसको मैं ट्राई फॉस्फेट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास शुगर है और ये एडेनिन है, तो शुगर और एडेनिन मिला के एडिनोसिन बनाते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? देखो ना, एडेनिन प्लस शुगर बनाएंगे ना न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन बनाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? एडिनोसिन है, राइट। तो एडिनोसिन प्लस 3 फॉस्फेट, तो क्या बोलूंगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में एटीपी बोलते हैं। अरे वाह, ये तो बचपन से पढ़ते हैं अपन। तो जो हम एटीपी जो नाम बेटा बचपन से पढ़ते हैं, वो एग्जैक्टली अपने आप में क्या है? एक एनर्जी का करेंसी है, राइट। अब जो बेटा ये एनर्जी का करेंसी है, तो अपने आप में अगर इसको केमिकली देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। ये एनर्जी करेंसी है, यस, बट असलियत में केमिकली ये क्या है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ देखो ना तुम लोग, यहाँ पे अपने पास एडेनिन, ये शुगर और यहाँ पे 3 फॉस्फेट, तो ये अपने पास क्या हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। डन। और यहाँ पे जो मैं तुम्हें ये वेवी बात बता रहा था, ये अपने पास बॉन्ड्स होते हैं बेटा, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। क्या होता है कि जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी निकलती है ना, तो एटीपी कैसे टूटता है? एटीपी में ये 2 फॉस्फेट, जैसे देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला से दिखा देता हूँ। हम कहते हैं एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही बना देना हम लोग।
तो जब एटीपी एडीपी में टूटा तो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो टूटता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो जब डाइफॉस्फेट होगा तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट रह जाएंगे, ऐसा वाला स्ट्रक्चर रह जाएगा ना, इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर रह जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर रह जाएगा पूरा का पूरा। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि ये वाला फॉस्फेट अपना चला जाएगा, अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है बहुत एनर्जी निकलती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ एडीपी को और तोड़ूं, AMP प्लस PI, PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जो निकला हुआ फॉस्फेट है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी एनर्जी निकलती है। पहली बात, ऊपर वाले रिएक्शन में भी एनर्जी निकलती है और नीचे वाले रिएक्शन में भी एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी दोनों तरफ निकल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो एनर्जी इसके टूटने पर और इसके टूटने में दोनों निकलती है। अब तुम बोलो सर इसको टूटने में एनर्जी निकलेगी, मैं कहूँगा नहीं, देयर इज नो, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने में एनर्जी निकलेगी नहीं, सिर्फ ये और ये वाले दो बॉन्ड्स हैं जिनको हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहा जाता है। तो जब तक आपके पास AMP बन गया, दैट मीन्स जितनी एनर्जी थी AMP, देखो ना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब तक बन गया तो एक स्टेप एनर्जी यहाँ रिलीज, एक स्टेप एनर्जी यहाँ रिलीज, क्योंकि दो स्टेप एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि दो बॉन्ड्स हैं हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड्स। डन बेटा, आगे देखो, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आपके लिए रखी हुई है। बचपन से अगर आप लोग 13th वाले हो तो आप लोगों को बेटा एक चीज़ ने बहुत परेशान किया होगा, और वो है NAD, NADH, FAD, FMN, ये वर्ड्स ने काफ़ी परेशान किया, राइट। तो ये वर्ड्स एग्जैक्टली है क्या, आज के लिए हमेशा सीख लेते हैं। 13th वाले बच्चे बेटा, आप जितने भी 13th वाले हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वर्ड्स आपने शायद अभी तक नहीं पढ़े, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप पहली बार सीखेंगे। तो जितने भी 11th वाले बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो 13th वाले बच्चे हैं, आप लोग बेटा यहाँ पे देखोगे कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बेटा मैं दो नाम दे रहा हूँ तुम्हें, निकोटिनामाइड और दूसरा फ्लेविन। क्या नाम है? निकोटिनामाइड और दूसरा नाम क्या है? फ्लेविन। कहते हैं दीज बोथ आर नाइट्रोजनस बेसिस, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जैसे प्यूरिन पायरिमिडीन थे ना, वैसे ही हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिनकी मदद से हम स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स बनाते हैं। कैसे वाले एंजाइम्स? जिनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। यानी ये दो नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे हैं जो डीएनए बनाने में पार्ट नहीं ले रहे, बट ये कुछ स्पेशल एंजाइम्स बनाने में पार्ट ले रहे हैं, और जो एंजाइम्स हैं कोएंजाइम्स। बोलो मेरी बात समझ आई ना अच्छे से? तो यानी ये दो हमारे वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं which are involved in the formation of enzymes called as coenzymes. And बेटा what are coenzymes? कोएंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसकी मदद से बन रहे हैं? निकोटिनामाइड और फ्लेविन की मदद से। और इनका काम क्या है? दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। क्या मेरे को तो समझ आ गया? क्या आपको ये वाली बात समझ आई? मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास NAD नहीं कहूँगा, मैं इसको और सिंपल कहूँगा, मेरे पास निकोटिनामाइड ये नाम का एक नाइट्रोजनस बेस है, फ्लेविन नाम का दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस है। ये दोनों के दोनों नाइट्रोजनस बेस ऐसे हैं जो एंजाइम के स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर? और वो जिस एंजाइम के स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे उस एंजाइम को अपन क्या टर्म करेंगे? कोएंजाइम। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि कोएंजाइम करते क्या है बाबा? तो कोएंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो अपन समझते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जिनको कहते हैं वो तो समझते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं। ऐसे एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो उस एंजाइम से एग्जांपल बोलो, जैसे NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन। यानी ये स्ट्रक्चर्स आपको जब भी आएंगे तो ये क्या हैं? ये हैं कोएंजाइम्स। और जब भी बेटा ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या रिसीविंग, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, या और सिंपल भाषा में बोलूं हाइड्रोजन H पॉजिटिव को लेना या उसको देना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। कौन? ये वाले स्ट्रक्चर्स। कहानी क्लियर हुई? तो अपने आप में सबसे सिंपल भाषा में ये क्या है बेटा? ये है कोएंजाइम्स। यहां तक डन हुआ? पक्का? तो अभी तक बेटा मैंने ना मोनोमर्स तुम्हें पढ़ा दिए। मोनोमर्स पढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है कि ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड जिसको हमें फाइनली पढ़ना है ना, वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, तो अपन देखेंगे अब न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास DNA है और RNA, ये बात समझ आती है।
डीएनए एग्जिस्ट इन बोथ डबल स्ट्रैंडेड एंड अ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो कि ये अगर कोई फॉर्म इस तरीके से दो चेन है, मतलब दो इस तरीके से रोज हैं, दो रोज है या दो रस्सियां हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरीके से, तो ये हुआ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अगर रस्सी सिंगल हुई तो यहां पर हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। समझ गए? तो डीएनए अपने पास डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिल सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन जो आरएनए है वो हमेशा अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही मिलता है। वेरी वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, अदरवाइज आरएनए कैसे मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, राइट? एनसीईआरटी अपने को क्या कहती है? एनसीईआरटी +2 तक की एनसीईआरटी हमें कुछ आइडियाज देती है। कहती है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। ए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म कोलीफेज फाई 174, इसको आप लिख लोगे, ये कोलीफेज फाई 174, दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये +2 में आएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म डीएनए का इसमें मिलता है और ये एक ऐसा वायरस है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। धन पका। अब डीएनए किस किस न्यूक्लियोटाइड का बनता है? अब मैंने तुम्हें बोला था ना कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए में होंगे। डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, ये 4 थे। तो एडेनिन से बनेगा एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। कैसे, क्यों ये वाली बात बोल रहा हूँ? देखो वापस इस डायग्राम में हो ना बेटा, यहाँ पे जरा फोकस करो। डीएनए में अपने पास कौन कौन सा मिल रहा था? डीएनए में ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये चारों एसिड्स मिलेंगे। जब ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये भी काम करेगा, एडेनाइलिक, गुआनाइलिक, साइटिडाइलिक एंड थाइमिडाइलिक, ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में मिलेंगे ना। अब हर बार इनको इतना बड़ा लिखने की जगह हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ATGC। समझ पा रहे हो मेरी बात? इन चारों को हम इस तरीके से लिख दिया करते हैं, ATGC लिख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अगर लिखा हुआ है कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ATGC। अरे कहाँ गया भाई? 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ATGC, राइट? 2 स्ट्रैंड्स हैं क्योंकि मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, और 2 स्ट्रैंड अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटा, इसके लिए वर्ड लिखा है एंटी पैरेलल। क्या लिखा है? एंटी पैरेलल। ये वर्ड ना बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे इस पेन का स्ट्रक्चर देखो आप, इस पेन का निब यहाँ है और इसका एंड इस तरफ है। तो अगर एक स्ट्रैंड, एक धागा डीएनए का ऐसा है तो नीचे वाला धागा देखो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। इस तरीके समझ पा रहे हो? देखो इसका निब यहाँ पर है और इसका निब यहाँ पर है, निब दोनों अपोजिट साइड है ना, इसका निब यहाँ पर है और इसका निब इस तरफ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एंटी पैरेलल। समझ पाए? एंटी पैरेलल क्यों? कि हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' से 3' इस तरफ है और दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' से 3' इस तरफ है। दैट मीन्स एक इस तरीके से चल रहा है और एक इस तरीके से चल रहा है। क्या आपने को ये वाली बात समझ आ रही है? पक्का? जब ये वाली बात समझ आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है? एंटी पैरेलल। पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में तो हम एंटी पैरेलल टर्म कर देते हैं। पहली बात क्लियर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो ऑरेंज से बना रखा है, ये कौन से बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट? और जो पीछे ये लेंथ चल रही है, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज है। जब तक मैं इसका तुम्हें केमिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखाता हूँ तो मैं समझ नहीं आने वाला। तो हम एक बार के लिए इस डीएनए का ना बेटा स्ट्रक्चर अपन देख लेंगे, किस तरीके से इस डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्ट्रक्चर देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये हमारे पास असलियत में डीएनए ना कभी ऐसा तो नहीं मिलता है। कभी भी डीएनए ना, हमें अगर कभी भी डीएनए देखने को होगा ना तो डीएनए ऐसा सीधा सीधा नहीं खड़ा होगा, इस तरीके से नहीं होगा। डीएनए हमेशा एक दूसरे के आसपास इस तरीके से बाउंड होता है। और ये वाला स्ट्रक्चर आपने बचपन से देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे अपन देखते जाएं, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है और दूसरा हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड है। ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, राइट? एक ग्रीन और एक येलो। ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में यहाँ पर आपको कौन सा वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ पा रहे हो आप? ये 2 स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से बेसिक आइडिया लग रहा है। एक स्ट्रैंड होगा हमारा 5' से 3', तो दूसरा कैसा होगा? 3', 5' से 3' बोलो या 5' से 3' बोलो, एक ही बात होती है। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आए? अब जरा एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ना इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने सीधी सीधी 2 लाइनें बना दी और 2 लाइनों को मैंने बेटा इस तरीके से
यहाँ पर मैं ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता हूँ। मैं एक लाइन को कहता हूँ 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरी लाइन को कहता हूँ 3 इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखो यहाँ पे 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 5 3 3। समझ पा रहे हो मैं क्या किस तरफ तुम्हें इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अब देखना कि मैं किसी चीज को 3 प्राइम या 5 प्राइम क्यों कहता हूं, इस स्ट्रक्चर को मुझे समझना है। मैं जरा इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूं। क्या बेटा ये अपने पास ये वाला पोर्शन एक शुगर है? यस, शुगर का कार्बन नंबर 1 जो है, शुगर का कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 5 ये है। जब मैंने स्ट्रक्चर देखा था कार्बन नंबर 1 के साथ, ये कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ इधर फॉस्फेट जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट जुड़ा है और फॉस्फेट यहाँ पर फ्री है। तो 5th कार्बन पे आपके पास फॉस्फेट फ्री है और 5th कार्बन पे फॉस्फेट के साथ हमेशा OH लगा होता है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर, यानी 5th कार्बन पे आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर हो जाती है ध्यान से। अब मैं एक एंड को तो 5 डैश एंड मैंने इस तरीके से टर्म कर दिया। मैं इस एंड को अगर लिख दूं तो ये मेरे पास 5 प्राइम एंड है, राइट। ये मेरे पास कौन सा एंड है? ये मेरे पास 5 प्राइम एंड है। एक सेकेंड रुको, ये मेरे पास है, ये है 5 प्राइम एंड। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को देखो, शुगर ये कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन नंबर 5 जो था इधर फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। ये बात समझ आती है तो हम नाम देना शुरू करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3, ये 3rd कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, राइट। तो जब 3rd कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा एंड हुआ? 3 डैश एंड। और यहाँ पे 5th कार्बन के साथ इनडायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है तो कौन सा एंड हुआ? 5 डैश एंड हुआ ना। कहानी क्लियर हो रही है? तो बेटा ये वाला आपको पैटर्न समझ आया? अब देखो यहाँ पे सब शुगर्स इस तरीके से, सब शुगर्स में O ऊपर, या देखो सब शुगर्स में O नीचे। क्लियर हो रही बात? तो सब शुगर्स में O नीचे है तो ये ऊपर इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो क्या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? एंटी पैरेलल कहा जाता है। तो अपने को एंटी पैरेलल क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ऑल्सो अब इस वाले एरिया में 3 कार्बन के ऊपर OH था। अब यहाँ पे इस वाले एरिया में अपने को देखने को मालूम लगता है कि ये जो 5th कार्बन है इसके ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पे OH प्रेजेंट था, राइट। तो इस वाले को एंड को अपन ने 5 डैश कह दिया और इस वाले एंड को अपन ने 3 डैश कह दिया। कोई डाउट नहीं ना बेटा? पक्का क्लियर हो? अब देखना मेरी बात। अब जब फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट जो था वो एक बॉन्ड बना रहा था कि नहीं बना रहा था? कैसे बना रहा था? देखो यहाँ पे जरा स्ट्रक्चर देखो। इधर मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा जरा इलेबोरेट करता हूँ। ये स्ट्रक्चर समझ गया ना तो तुम्हें DNA बढ़िया से समझ आ जाएगा। इधर था अपने पास नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ, इधर था कार्बन नंबर 5 CH2 और इधर इसने फॉस्फोरस के साथ एक बॉन्ड बना लिया था और फॉस्फोरस अपने OH के साथ बैठा था, राइट। एक ऊपर वाला हमारे पास नाइट्रोजनस बेस था, ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है बेटा। इधर नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे CH2, इधर फॉस्फोरस के साथ इसने इस तरीके से बनाया। मैं साइड वाले को इसे रबी कर देता हूँ। इसने फॉस्फोरस के साथ इस तरीके से OH बनाया, यस। अब ये जो ये वाला नाइट्रोजनस बेस था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे नीचे भी OH था, क्लियर। अब कंडीशन क्या हो रही है? ये फॉस्फोरस, ये वाला फॉस्फोरस कहता है कि मेरा जो ये OH है ये ना फ्री है, और यहाँ पे ये 3rd वाला कार्बन कहता है मेरा OH जो फ्री है। यानी इधर से OH, यहाँ पे OH जो था वो फ्री था, इधर वाले OH के साथ तो इस फॉस्फोरस ने बॉन्ड बना ही लिया था। यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड बना था, इधर वाला अपने पास कौन सा बना था? एस्टर बॉन्ड बना था, राइट। अब ये फॉस्फोरिक एसिड था ना, तो एसिड ये वाला OH और ये वाला OH फिर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये अल्कोहल वाला OH है, ये एसिड वाला OH है, ये दोनों OH आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो फिर कंडीशन क्या होती है? इंटरैक्ट करने से फॉस्फोरस क्या होता है? वो इस पॉइंट से ज्वाइन हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास दूसरा एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो एक ही फॉस्फोरस ने कितने? एक एस्टर बॉन्ड ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फोरस इन्वॉल्व है, डाई 2 एस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसलिए क्यों फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड दिया नाम? बोलो क्या समझ आई मेरी बात? तो एग्जैक्टली यहाँ पर
अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर पे बात करता हूं तो इस स्ट्रक्चर के इस बैक वाली साइड यहाँ पर इस बैक वाली साइड, यानी जो लाइन जो आपके पास पूरा का पूरा ये लाइन है, इन दोनों की बैक वाली साइड में जो मेन बैकबोन है इस डीएनए की, जो रीढ़ की हड्डी है, जिस डीएनए से जो ये ग्रीन और येलो कलर से धागा बना हुआ है, ये बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस बैकबोन। यानी शुगर और फॉस्फेट ने मिलके फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड बनाया, उसी ने तो बैकबोन क्रिएट करी कि नहीं करी ना बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस डीएनए की बैकबोन किस तरीके से क्रिएट हुई, राइट? डीएनए के सेंटर की तरफ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिले, ये भी बात क्लियर हुई। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि ये जो आपके पास लाइन आपके पास जो ये वाली चल रही है, ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बने, उनकी वजह से डीएनए की एक बैकबोन बनती है। और ये स्ट्रक्चर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। कहानी क्लियर हुई? अगर नहीं हुआ तो अपने 5 से 10 मिनट वापस पीछे जाओ और दोबारा से देखना शुरू करो। ये मत किया करो कि अगर क्लियर नहीं हो तो चलो आगे देखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। नहीं, समझ नहीं आने वाला। आएगा तो अभी आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। इससे सिंपल कोई नहीं पढ़ाता आपको, विद डिटेल विद सब कुछ करा के दिखाया बेटा। तो अगर यहाँ नहीं समझ आएगा ना तो कुछ नहीं समझ आने वाला। समझ गए? क्लियर हुई मेरी बात? तो अपने पास ये वाले 2 धागे अपने को क्लियर हुए। पैरेलल एंटी पैरेलल भी समझ आया मुझे, यहाँ पे बेसिक वाला स्ट्रक्चर भी समझ आया। तो जब आपको याद रखना बेटा, नोट्स मिलेंगे ना, तो नोट्स के अंदर ये वाले जो चीज़ मैं रब कर दे रहा हूँ, ये आपको कुछ नहीं लिखी भी मिलेगी, क्योंकि आपको ये लाइव बनाना पड़ेगा। राइट बेटा? डीएनए के जो 2 बैकबोन्स हैं, ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे के आसपास स्पाइरली लिंक्ड होते हैं, या स्पाइरली एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व होते हैं। जब ये स्पाइरली रिवॉल्व होते हैं तो ये कितना मोटा दिखाते हैं। ये कितना मोटा होता है कि इसका पूरा की पूरी लेंथ होती है अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी लेंथ होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। यानी डायमीटर जो है वो टोटल कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जब देखो डीएनए इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ डिप्रेशन आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिप्रेशन आ रहा है। कौन सा बड़ा है? ये गड्ढा यानी ग्रूव, यानी ये डिप्रेशन छोटा है, ये डिप्रेशन यानी बड़ा है। तो ये डिप्रेशन इधर बड़ा है तो इसको मेजर ग्रूव बोलते हैं, और इधर डिप्रेशन जो छोटा है इसको क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव बोलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? डन? क्लियर हुआ? ओके। अब डीएनए ने इस तरीके से बेटा देखो, धागा है ना डीएनए, जब डीएनए धागा है तो डीएनए ने इस पॉइंट से घूमना शुरू किया और घूम के एक नीचे, यानी समझ लो कि डीएनए को मैं इसको और ऐसे घुमा के दिखाता हूँ कि डीएनए ऐसा अपने पास एक धागा है। मेरे ना चार्जर की कॉर्ड ही खराब हो गई मुझे लगता है, मैं मोबाइल में मोड़ के दिखाता हूँ। देखो डीएनए ने यहाँ से घूमना शुरू किया, घूम के यहाँ पे कंप्लीट किया। इस तरीके से धागा, एक ऐसा धागा था, इसने रोटेट करना शुरू किया और ऊपर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश किया। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से डीएनए ने घूमना शुरू किया इस पॉइंट से, और घूम के पूरा 360 का टर्न मारा, यहाँ पर जाके फिनिश हुआ। तो इतनी देर में, इतनी पूरी की पूरी लेंथ में जब साइंटिस्ट ने देखा कि उसने घूमना शुरू किया, स्टेयरकेस ने देखो इस तरीके से उस स्टेयरकेस ने ऐसे घूमना शुरू किया, और इसको किस तरीके से बनाया, ऐसे यहां से घूमना शुरू किया और एग्जैक्टली उसी पोजीशन में यहां तक आया। दूसरा वाला जो आपके पास था, दूसरा वाला इस तरीके से होता है ना, ऐसे बनता है ना। दैट मीन्स इस पॉइंट से उसने रोटेशन शुरू करी और सेम तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में ये इस तरीके से आ गया कि नहीं आया? यस। तो इतने से लेकर इतनी देर, इस पूरे चीज को अपन क्या टर्म करते हैं? 1 स्पाइरल टर्म करते हैं। जब बेटा हम उसको 1 स्पाइरल टर्म करते हैं तो इस स्पाइरल के अंदर पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी बनती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इस एंगस्ट्रॉम में गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतनी पूरी लेंथ में आपको 10 बेस पेयर्स मिल जाते हैं। 10 बेस पेयर मतलब जो दोनों के बीच में 10 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 10 बार आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है। तो एक 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ में आपको कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली? 10 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली। तो हम कहते हैं कि यहां पर देखो, इधर यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तो इन दोनों ने पेयरिंग करी हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसको 1 बेस पेयर क्या देते हैं? इसको 2 सेकंड बेस पेयर, इसको 3rd बेस पेयर, यानी ये बेस पेयर होता है। दिस इज 1 बेस पेयर जिसमें यहाँ पे A
T के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, G डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको वन बेस पेयर कहते हैं, इसको सेकंड बेस पेयर कहते हैं। तो यानी समझ पा रहे हो, ये एक बेस पेयर हुआ, दिस इज वन बेस पेयर। पेयर मतलब दो चीजें, तो यहाँ पे एक और एक। नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से पेयरिंग हो रही है ना, तो इसलिए बेस पेयर का। तो देखो यहाँ पर एक स्पाइरल में जिसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम थी, यहां से यहां तक हमने नापा इंची टेप लेके, 34 एंगस्ट्रॉम निकला, और इसमें कितने बेस पेयर आ गए, 10 बेस पेयर आ गए। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मतलब किसी दो बेस पेयर में डिस्टेंस कितना होगा, कैलकुलेट करने में पता लगता है 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो यहां तक बेटा अपने को कहानी क्लियर हुई पूरी की पूरी। तो इस कहानी के साथ अब यहां पे क्लियर हुआ, और मुझे अब नेक्स्ट पढ़ना है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। इस बात को जरा अच्छे से एक बार देख लो एक सेकंड के लिए, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डीएनए क्या होता है। देखो बेटा, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डीएनए में क्या है, इधर हमारे पास कंडीशन है कि हमें तीन फॉर्म्स दे रखे हैं, A, B, Z। ये तीन फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसा है ना कि मैं इसको और सिंपली समझाऊं कि तुम्हें ऐसा बोलूं कि जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू किया तो बॉडी से डीएनए निकला। जब उन बॉडी से निकाले हुए डीएनए को एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि ये जो डीएनए था कभी किसी तरीके से मिलता था, कभी किसी तरीके से मिलता था। यानी डीएनए इन द कोर उसका जो कॉम्पोजिशन है वो तो सेम है, कॉम्पोजिशन सेम होने के बावजूद भी वो जो डीएनए है उसने अलग अलग कन्फिगरेशंस ले रखी हैं, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस ले रखा है। अगर जैसे बोले कि अब जो हम सबसे कॉमन ये जो ऊपर पढ़ते हैं ये फॉर्म ऑफ डीएनए है बी डीएनए, जो हमारे अंदर ह्यूमंस में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ह्यूमंस में मिल रहा है बी डीएनए। यहाँ पे बी डीएनए का फॉर्म देखो, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड है, इस तरीके से राइट हैंड कॉइल है। जैसे आप राइट हैंड को ऐसे घुमाना शुरू कर दो तो आपका डीएनए इस तरीके से घूमेगा, जैसे राइट हैंड की कॉइलिंग हो रही हो। तो बी डीएनए। बेस पेयर्स पर टर्न बेटा हमने पढ़ा था, 10 बेस पेयर्स पर टर्न है। कैसे याद किया, हमने देखा था ना 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, 10 बेस पेयर पर टर्न निकाला था। एक टर्न मतलब एक स्पाइरल, तो हमने बेस पेयर्स पर टर्न भी कैलकुलेट किया। और इसका डायमीटर कितना है, हेलिक्स का डायमीटर 1.9 एंगस्ट्रॉम, 1.9 नैनोमीटर, अराउंड 2 नैनोमीटर, इस तरीके से अपने पास चल रहा है। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये आप इसको 1.9 नैनोमीटर को बेटा आप 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं, बहुत क्लोज है, या फिर इसको 20 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, एक ही बात है। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, एंड नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये तरीका है, मतलब ये लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमें 3 टाइप ऑफ डीएनए मिला। एंड अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जो डीएनए अपने को मिलते हैं, इनमें से क्या करना है, एक अपने को 3 फॉर्म्स याद रखना है, BAZ बाज याद कर लो, राइट राइट लेफ्ट 10 11 12 इस तरीके से याद कर लो। अगर इसको आप याद करो B 10 A 11 1 2 और 3 1 2 3 के हिसाब से याद करना ना कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, तो 10 फिर 11 और फिर 12 याद रहा। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, बाज होता है ना इस तरीके से जो उड़ता है हवा में, बाज, वैसे याद कर लो। राइट राइट लेफ्ट 10 11 12 BAZ, इससे हमें तीनों फॉर्म्स याद हो जाते हैं। राइट बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। फिर डीएनए को स्टडी किया गया और ना फिर एक साइंटिस्ट यहां पर आते हैं हमारे पास, एरविन चार्गफ। ये रूल्स बहुत छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स हमें क्या कहते हैं, ये आज अपन ने रूल समझ लिए तो डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या समझ हमें टोटल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। क्या कहते हैं रूल्स, आओ देखते हैं। एरविन चार्गफ नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए को स्टडी किया और बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स बताए। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि डीएनए में जब आप प्यूरिन्स देखते हो तो पूरे डीएनए में प्यूरिन्स मिलते हैं बेटा, एडेनिन एंड गुआनिन। अगर आपके पास पिरिमिडीन्स होते हैं तो आपके पास साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने प्यूरिन उतने ही पिरिमिडीन्स, ये हमेशा, यानी डीएनए में जितने भी प्यूरिन्स होंगे, जितना A प्लस जितना G, इसका टोटल नंबर निकाल लो, और जितना C और जितना T है इनका टोटल नंबर निकाल लो, हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। यानी प्यूरिन्स की मात्रा और पिरिमिडीन्स की मात्रा हमेशा बराबर होगी। क्या ये बात समझ आई? तो अगर मैं तुमसे कहूं A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T, तो बेटा इसका एक्सटेंशन में इसका कहूं A प्लस G डिवाइडेड बाय C प्लस T इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको चाहे ये वाली बात आ गई, आपको अगर ये वाला फॉर्मूले में क्वेश्चन ने पूछ लिया, चाहे ये पूछ लिया, दोनों का मतलब ठीक, राइट। अब एक चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो एडेनिन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। एडेनिन कभी
कभी भी एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। गुआनिन हमेशा इसके साथ साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बनाता है। समझ रहे हो? कभी ये नहीं देखोगे कि जो ये एडेनिन है ये साइटोसिन के साथ बना रहा है, गुआनिन थाइमिन के साथ बना रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो यहां से हमें इधर इस पॉइंट से ये समझ आता है कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के अगेंस्ट आएगा। एक एडेनिन जो है वो थाइमिन से बाइंड करेगा, देखो राइट। अब देखो एडेनिन जो है वो प्यूरिन है, गुआनिन है जो प्यूरिन है। तो एडेनिन जो है बेटा, ये जो हमारे पास इधर ये जो एडेनिन है ये हमेशा क्या हो रहा है यार, ये जो अपने पास एडेनिन है ये हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करता है, और एडेनिन एक प्यूरिन है, थाइमिन एक पिरामिडिन है। तो देखो प्यूरिन एक पिरामिडिन से बाइंड कर रहा है, इधर भी ये भी एक प्यूरिन है और ये पिरामिडिन है। हमेशा प्यूरिन ही पिरामिडिन से बाइंड करता है, याद रखना। एक पिरामिडिन मतलब प्यूरिन एंड पिरामिडिन आपस में बाइंड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्यूरिन और प्यूरिन बाइंड कर रहे हैं, पिरामिडिन और पिरामिडिन बाइंड कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन से, और यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिल सकती है। डन हुआ? क्लियर बेटा? पक्का क्लियर? नेक्स्ट, बेस रेशियो जिसको हम कहते हैं एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन जी प्लस सी। ये बेटा ए प्लस जी है अपॉन सी प्लस टी है। मैं इस रेशियो की बात नहीं कर रहा, मैं इस रेशियो की बात कर रहा हूं। आप इन दोनों को साथ में ले रहे हो और इन दोनों को साथ में ले रहे हो, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो किसी एक स्पीशीज के लिए सेम होगी। कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जरा मेरी बात ध्यान से देखना। इधर एक मैन होगा और इधर एक चिंपांजी होगा, यहां पे एक आपके पास हॉर्स होगा, यहां पर इधर एक डॉग होगा, राइट। तो आप इंसान लो, चाहे अफ्रीका से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे एशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे यूरोप से, कहीं से भी इंसान ले लो, इसकी जो वैल्यू होगी a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा x रहेगी। यानी इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज एंड इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। यानी चिंपांजी के लिए सेम रेशियो की वैल्यू y होगी, हॉर्स के लिए z होगी, इसके लिए a हो सकती है, b हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग बेस रेशियो मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एक स्पीशीज में देखें तो वो स्पीशीज में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बेस रेशियो जो नाम की चीज है हमारे पास, इट मे वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज बट इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। गिवन स्पीशीज की हमेशा वैल्यू इतनी रहेगी। और ऐसा भी टोटल पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं जैसे यहाँ पे किसी एक स्पीशीज की बात करूं, उसमें भी एक्स हो, इंसान में भी एक्स है, काऊ में भी एक्स है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी एक स्पीशीज का रेशियो दूसरे स्पीशीज से वेरी करेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी दूसरी स्पीशीज से मैच कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होगा कि इंसान आपको अफ्रीका वाले मिल रहे हैं और यूरोप वाले मिल रहे हैं तो एक अफ्रीका वालों में एक्स होगा तो यूरोप वाले में वाई होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वैल्यूज कभी डिफर नहीं करती, हमेशा सेम रहती है विद इन अ स्पीशीज। अपने को वहां कहानी यहाँ तक क्लियर हुई? तो बेटा इतने थे अपने चार्गफ रूल्स। यहाँ पे अपने पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया, डीएनए की कॉम्पोजिशन देखी, न्यूक्लियोटाइड्स को समझा, और इसके साथ साथ पूरा का पूरा आप बायोमॉलिक्यूल्स में जो ओरिजिनल वाला पार्ट है, जो बेसिक मेन वाला पार्ट है, वो आप फिनिश ऑफ कर देते हो। तो इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स फिनिश। आज की कहानी बेटा यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ आया होगा। इस बात को आप अच्छे से पढ़िए, अपनी रेलेवेंट पोर्शन एनसीईआरटी से पढ़िए और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश ऑफ कर दो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.